स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बिहार में इलेक्शन की डेट शीट आते ही सीट युद्ध शुरू हो गया है। एनडीए हो या महागठबंधन, टेंशन दोनों तरफ है। नीतीश हर हाल में बीजेपी का बड़ा भाई बने रहना चाहते हैं। बीजेपी को हर हाल में चिराग, मांझी और कुशवाहा को फिट करना है। चिराग 35 सीटें चाहते हैं, मांझी को चिराग से कम कुछ मंजूर नहीं है। मामला बिगड़ ना जाए इसलिए धर्मेंद्र प्रधान चिराग को मनाने, समीकरण समझाने उनसे मिल रहे हैं। अंदर खींचतान है, बाहर से ऑल इज वेल बताया जा रहा है। ऑल इज वेल ही दिखाया जा रहा है। जो हाल एनडीए का है उससे अलग तस्वीर महागठबंधन की भी नहीं है। पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 50+ सीटें पा लेने की जद्दोजहद में लगी है। तेजस्वी उनकी पिछली स्ट्राइक रेट से सबक लेकर इस बार बड़ा दिल दिखाने से कतरा रहे हैं। लेफ्ट अपनी तवज्जो चाहती है, बाकी बची टेंशन वीआईपी के मुकेश सहनी देने में लगे हैं। पहले 60 सीट और डिप्टी सीएम की डिमांड पर अड़े थे, अब सीटें कम करने पर राजी हुए तो दिख रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम वाला सौदा किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। दिलचस्प यह है कि बिहार चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। देखते ही देखते दिवाली और छठ की रौनक आएगी और उसके ठीक बाद चुनावी घड़ी आ जाएगी। सीट शेयरिंग का पेंच जितना खिंचेगा, प्रचार का वक्त उतना कम मिल पाएगा। ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं महागठबंधन में कैसे सीट शेयरिंग पर बार्गेनिंग हो रही है। तेजस्वी से मुकेश सहनी ने कैसे डील की है। पहले मुकेश सहनी से बातचीत का एक हिस्सा आपको सुनवाते हैं, फिर इसी सीट युद्ध पर मुकाबला करेंगे। एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों में सीट को लेकर पेंच भी फंसा हुआ है। एनडीए में चिराग पासवान तो महागठबंधन में कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की वजह से मुश्किलें आ रही हैं। मुकेश सहनी खुद हमारे साथ हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान उधर परेशान कर रहे हैं, इधर आप परेशान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। उधर का बारे में तो नहीं पता है, लेकिन वीआईपी पार्टी या मैं, हमारे पार्टी की तरफ से कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सहज हैं और गठबंधन में मजबूती से हम लोग हैं। सरकार बनाना है और वीआईपी पार्टी को कितनी सीट मिलना है वो डिसाइड हो चुका है। और रहा कि कहाँ लड़ना है, उसमें मैक्सिमम सीट पर सहमति बन चुका है। कुछ सीट जो है वो बची हुई है, वो कुछ ही घंटे में हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इधर कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमारे पास तो पर्याप्त सीट भी है। और एनडीए में ये बात सही है कि वहाँ पे वो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें उधर भी कोई ऑप्शन नहीं है किन्हीं के पास। ठीक है, वहाँ पे अमित शाह जी को डिसीजन लेना है और उसी अनुकूल नीतीश जी को थोड़ा मनाना है, उनके साथ थोड़ा सही रखना है, क्योंकि वो नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि अभी ऐसे समय में है, तबीयत भी उनका अस्वस्थ है, तो ऐसे समय पे नहीं चाहेंगे कि उनसे हम ये करें। आप कह रहे हैं कि सीटें आपकी तय हो गई हैं, तो 60 सीटों की मांग आप कर रहे थे, क्या इतनी मिल रही है? नहीं, उसमें से कुछ सीट जो है हमने घटा दिया और कुछ कम हो गया है, और जो कम होना था हम उसमें सहमति है हमारी। 50% के आसपास हैं, ये कुछ इशारा कर? नहीं, वो अच्छा नंबर है। 50 से भी नीचे? नहीं, अच्छा नंबर है। अच्छा, तो संकेतों में बोलते रहे हैं। जब जहाँ बोलने की आवश्यकता था वहाँ बोले हैं, अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब सेटल हो चुका है और जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर ही लेंगे, आपको बिहार में सीएम फेस कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन पार्टी कितने सीट लड़ेंगे, ये कल डिक्लेयर कर ही देंगे। तो इसमें अभी बोलने की क्या बात? ये बता दीजिए, दही आंकड़े में है ना, दही आंकड़े में आप लोग जितना नहीं सोचते उतना है। बिहार में इस चुनाव में टॉप 5 में वीआईपी पार्टी रहने वाली है, टॉप 5 में। एक बात और आपकी बड़ी चर्चा में रही है, चूंकि आप खुलकर बोलते रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद आपको मिलना तय है, तो इस पर मुहर लग गई है? इस पे भी मुहर लग गया। इस पे तो 1.5 साल पहले मुहर लग गया। गठबंधन में आने के समय में ही मुहर लग चुका था और ये अभी भी क्लियर है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और यहाँ पे सरकार बनने पे बात की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी? जरूर इसका घोषणा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर सीएम का अगर घोषणा होगा तो डिप्टी सीएम का भी होगा, सीएम का नहीं होगा तो डिप्टी सीएम का भी नहीं होगा। लेकिन ये मानकर चलें कि मुकेश सहनी महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे? 100%। इसमें 1% भी किंतु परंतु नहीं है जी। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, जाहिर है, नेशनल पार्टी है। उनके कई नेता इस तरह की बातचीत में कहते भी हैं कि पहला दावा तो भाई मेरा बनता है। नहीं, देखिए वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है। अगर यहाँ पे अगर कोई आवेदन आएगा तो उस पर चर्चा होना है। रहा कि हमारी पार्टी का हमारा डिमांड है कि हमें ये चाहिए, तो हम अपनी बात करेंगे। रहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में लोग बात करेंगे तो ये होगा। और एक चीज़ देखा जाता हमेशा, हम एज ए गठबंधन के पार्टनर है। अब पार्टनर सिर्फ बड़ा दल होने से नहीं होता है। आप अभी आपका उस राज्य में आपका स्टेक क्या है,
कहाँ पे आप कितना पूंजी लगा के बैठे हुए हैं और कितना आपके पास पूंजी है, उन अनुकूल डिसाइड होता है कि आपको उसमें हिस्सेदारी क्या मिलना है। निश्चित तौर पे देश लेवल पे अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उनके पीछे हम लोग खड़े हैं। लेकिन अगर बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पे बड़ी पार्टी आरजेडी है, आरजेडी के पीछे खड़ा रहना है, ठीक है। और जब राहुल गांधी जी आएंगे तो निश्चित तौर पे तेजस्वी जी से भी आगे वो बैठेंगे और उनका अधिकार भी बनता है। जब अगर नेता अगर बैठने की बात होगा तो यहाँ पे सहयोगी दल में जो शीर्ष नेता है वही बैठेंगे। तो बातचीत में क्या ये भी ध्यान रखा गया है कि पिछली बार जैसे 70 सीटें दी गई, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था, 19 सीटें आई, तो क्या इस बार उसको ध्यान में रखकर आपको लगता है बंटवारा हो रहा है? नहीं, देखिए पिछला जो हो चुका उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होना है और प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में कितने सहयोगी है, क्या चीज़ें है, उस पर चर्चा होना है। पीछे तो स्ट्राइक रेट क्यों कम हुआ, कैसे हो, तो कई इसके कारण हैं, तो उस पर हम लोग पीछे वाले बात पे कोई चर्चा नहीं करते और नहीं करना चाहिए। तो सीट शेयरिंग को लेकर कुल मिलाकर दोनों ही पक्षों यानी कि एनडीए और महागठबंधन में इस वक्त माथापच्ची चल रही है। सहयोगियों को साथ लेकर चलना है, सीटें ज्यादा मांगी जा रही हैं और सबको सेटिस्फाई करना है, इसीलिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब किसके सामने कितनी मुश्किल है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी, अनुकृति, प्रवक्ता जनसुराज, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवल किशोर जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। लग रहा है बिहार में सिर्फ दो ही चीजें तय हैं, एक तो चुनावों की तारीख और मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनना, बाकी तो सब उलझा उलझा सही नजर आ रहा है। नवल किशोर जी। प्राची जी, सिर्फ एक ही चीज यहां पर एकदम श्योर है कि यह सरकार बदलने वाली है। दूसरा जो श्योर है कि यहां पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। और तीसरा है कि बिहार के जनता का, बिहार का स्थिति बदलने वाला है। जो विकसित बिहार का नींव है वो 2025 का चुनाव का निर्णय निर्धारित करेगा। यही चीज यहां पर देखने को मिल रहा है। 20 साल से जिन लोगों ने ठगा है और 20 साल के बाद विपक्ष के दबाव में जो घोषणाएं और कैबिनेट फैसला कर रही है वो सिर्फ ठगने का प्रयास है और बिहार की जनता अब ठगी नहीं जाएगी। अब वो तेजस्वी जी के साथ खड़ा होकर यहाँ पर सरकार परिवर्तन में निर्णायक भूमिका निभाएंगे और बिहार में शिक्षा, चिकित्सा, पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, उद्योग लगेगा और तमाम तरह के जो विकास के मायने होते हैं वो स्थापित किए जाएंगे। और यही चीज यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा होगा कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान या बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जिन संख्या में, बड़ी संख्या में लोग सड़क पे आए और हमारे नेता का समर्थन किए, उससे बिल्कुल ठीक है नवल जी। जनता का नाम ले लिए, बिहार का नाम ले लिए, तमाम मुद्दों का नाम ले लिए, लेकिन जो श्योर अपने पद की घोषणा कर रहे हैं जनता के सामने, उनका नाम भी ले लीजिए। आप सहनी जी जो कह रहे हैं उस पर यकीन ना करूं, आप ये कह रहे हैं? सहनी जी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे से साथ हैं। आपने देखा और आपने सुना भी, आपने तमाम कोशिश की लेकिन वो कहां, वो तो हमारे साथ हैं। और यह गठबंधन जो है वह जनता के भविष्य का परिवर्तन करने वाला है। बिल्कुल, इसीलिए तो कह रही हूँ डिप्टी सीएम, इसीलिए तो कह रही हूँ सर, मैं कहाँ आपकी दोस्ती पर प्रश्न खड़े कर रही हूँ। भाई आपकी दोस्ती तो इतनी अच्छी है कि सीएम का फेस तय हो ना हो, सीएम के फेस पर घोषणा हो ना हो, डेप्यूटी सीएम का पद 1.5 साल पहले ही तय कर लिए थे मुकेश सहनी जी। प्राची जी, सब आपको सही समय पे इसकी सूचना और जानकारी दी जाएगी। अभी जो आपको सामने दिख रहा है कि बिहार एक नए भविष्य के लिए, जहां पर कि पलायन मुक्त हो, रोजगार और नौकरी सबको मिले, ये तो आप विपक्ष में देखिए ना कौन लोग हैं। चलें ठीक है नवल जी, फिर सहनी साहब को समझाइए कि अभी सही समय नहीं है, अभी बड़ी बड़ी घोषणाएं ना करें। भाई आपके महत्वपूर्ण प्लेयर हैं सहनी साहब, इसलिए आपसे मैंने प्रश्न किया कि वो डिप्टी सीएम के लिए अपने नाम की घोषणा कर रहे हैं। अब वो कितना सही है कितना सही नहीं है तो कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दांत बड़े खट्टे कर चुके हैं वो आपके। अजय आलोक जी, जितनी मुसीबत महागठबंधन के सामने है उससे कम एनडीए के सामने भी नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग दावे, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अजय आलोक जी, इसी से लूज आवाज मिल रही है अजय जी आपको? प्राची जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, मेरे साथ मेरा कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। आप तब तक, ये भाजपा का मुझे ईयरपीस से आवाज नहीं मिल रही है तब तक। ठीक है, मैं अजय आलोक जी आपके पास लौटूंगी। चलिए इस सवाल का जवाब सत्यप्रकाश मिश्रा जी आप ही दे दीजिए
गठबंधन में बीजेपी जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है क्या? अरे नहीं, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। आप समझिए कि गठबंधन की राजनीति कहां से शुरू होती है। जब एनडीए बनता है इस देश में, ये लोग तो बिना गठबंधन वाली पार्टी थी, समता पार्टी जो अब जनता दल यूनाइटेड है और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एनडीए बनाया और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की एक राजनीति की आधारशिला रखी और देश में गठबंधन की राजनीति चल निकली। हमारे यहाँ जो भी गठबंधन में दल हैं, बड़े सम्मानित साथी हैं, कोई केंद्र में मंत्री हैं, राज्य सरकार में शामिल हैं, और जब उपेंद्र कुशवाहा जी लोकसभा हार भी गए थे, उनको सम्मानित करते हुए कुशवाहा समाज के लिए उनको राज्यसभा भेजा भारतीय जनता पार्टी ने। तो गठबंधन में यहां सबका सम्मान है, सबका हक है और सब साथी हैं, सब साथ चलेंगे और फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार को फिर से लाएंगे, क्योंकि जब बिहार में चारों तरफ बहार है तो फिर तो आएंगे ना नीतीश कुमार। अब जिनको ये नहीं पसंद है वो अपने, मैं तो चाहता था कि एक माला ले लेते वो वीआईपी पार्टी वाले, पहन लेते कि मैं ही डिप्टी सीएम, एक पहना देते अपने पड़ोसी साथी को, तेजस्वी जी को कि तुम सीएम। राहुल जी दोनों को नहीं मानने को तैयार है, न तेजस्वी जी को वो सीएम चाहते बनाना और डिप्टी सीएम का तो ख्वाब वो देखते रहते। देखिए एक प्रश्न है, हमने लालच नहीं प्रस्तुत किया। पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी कई दिन नहीं चाहते थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री बने। लालच नहीं है यहां, वहां देखिए कौन बनना चाहता है, मुझे डिप्टी बना दो, मुझे सीएम बना दो। तेजस्वी जी चाह रहे थे कि राहुल गांधी कह देते आप ही सीएम के चेहरे हैं, तो वहां खाली लालच है। और परिवार में भी लालच है। परिवार में उनकी एक बहन है, बड़ी प्यारी बहन है, वो भी चाहती थी कुछ और पार्टी से, उनको नहीं मिला। तो ये जो लालच भरा महाठगबंधन है, जिसको महागठबंधन कहते हैं, जब उसका सिर्फ एक मकसद हो, येन केन प्रकारेण सत्ता हत्या ना हो, वो कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई। आज सबसे बड़ी बात है कि 15 साल लालू राबड़ी की सरकार उगाही वाली सरकार थी। अभी 6 दिन बचा है। 13 अक्टूबर को दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जो जमीन खाने वाला केस है ना, उस पे पूरे राबड़ी और लालू परिवार का फैसला आना है। तो अभी अदालत की तलवार लटकी है। बिहार में एक बात है प्राची जी, पहली बार नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में गठबंधन की राजनीति को मजबूती से चलाते हुए विकास के दर को 14.5% रखा और बिहार की महिलाएं आगे बढ़ी कि 29% पुलिस में हैं, हर दफ्तर में हैं। बिहार में आप जहां चले जाइएगा महिला सशक्तिकरण आपको जरूर देखने मिलेगा। और नवल जी के जो गांव का सड़क है ना, वो भी लालू जी नहीं बनवाए थे, नीतीश जी बनवाए। नवल जी के गांव में जो बिजली पहुंची नीतीश जी पहुंचाए। पता नहीं इनको लालू जी से क्या भक्ति है कि राजद का ढोल बजाते रहते हैं। राजद के हर कार्यकर्ता और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि उनके गांव की सड़क नीतीश कुमार जी ने बनाई, उनके गांव में बिजली नीतीश कुमार जी ने पहुंचाई, उनके खेतों तक बिजली नीतीश कुमार जी ने पहुंचाई, उनकी महिलाओं को रोजगार नीतीश जी ने दिया, गांव में अमन चैन बहाल नीतीश जी ने किया, पंचायत चुनाव नीतीश जी ने किया। और ये बजाते परिवारवाद का ढोल। नवल किशोर जी बताएंगे कि उनके गांव में सड़क नीतीश जी ने पहुंचाई या लालू जी ने पहुंचाई। इसका जवाब दे दीजिए जरा नवल जी, एक छोटे में जवाब दे दीजिए, फिर अजय आलोक जी जुड़ गए, उनके पास में जा रही हूँ। ये सड़क किसने पहुंचाई आपके गांव में? दावा कर रहे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी के नीतीश जी ने पहुंचाई। प्राची जी पहले उनसे पूछ लीजिए कि सड़क पे चलने वाले का दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। अरे नीतीश जी लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं। अभी 90 एकड़ का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सुना था क्रिकेट का बिहार में, वो उद्घाटन कराए, उन्होंने मेट्रो उद्घाटन किया, वो लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आप समझिए नवल जी, नहीं ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हमला है जो नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। आप उनके बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं, उनके निजी व्यक्तित्व पर हमला ठीक नहीं है नवल जी। नवल किशोर जी सवाल तो कुछ और पूछा था, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, नहीं दे पाए ना जवाब। प्रकाश मिश्रा जी अगर झूठ बोल रहे हैं तो कह देते मेरे गाँव में जो सड़क है वो लालू जी लेकर आए थे। झूठ का झूठ जो है अभी इनका पर्दाफाश हो जाता। अजय आलोक जी, अरे लालटेन हटा के बिजली आपके गाँव में डाला, आप तो लालटेन वाले युग में ले गए थे। अच्छा रुक जाए मिश्रा जी। अजय आलोक जी, जितनी मुश्किलें महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर है, अब विपक्षी ये कह रहे हैं कि वहां ज्यादा सिर्फ फुटबॉल हो रहा है एनडीए में। चिराग पासवान जी की अलग डिमांड है, जीतन राम मांझी जी की अलग डिमांड है और जेडीयू बड़ा भाई की भूमिका में रहना चाहती है। प्राची जी देखिए, किसी भी गठबंधन में, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, निश्चित तौर पे हर एक की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन सब अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाते हैं और एडजस्ट करते हैं और एडजस्टमेंट करेंगे। कोई उपाय नहीं, अब एडजस्टमेंट तो करना ही है। अभी कैसे मुकेश सहनी जी ने कहा कि सबको एडजस्टमेंट करना है, सबको ही अपनी सीटें कम करेंगे, वो तो सुलझ जाएगा मामला।
नवल जी ने एक बात सही कही कि नई सरकार बननी है, बिल्कुल नई सरकार बननी है नवल जी। 14 तारीख को नवोदय होगा और एनडीए की नई सरकार का गठन होगा। आप नेता विपक्ष लायक भी नहीं रहिएगा जैसे 2010 में थे, वही होना है। प्रचंड आंधी चल रही है एनडीए की। अब देखिए फिर मेरे बीच में ही बोलने लगेंगे, सबके बीच में अरे आप सच्चाई सुनते ही उछलने लगते हैं, दिक्कत यही है। रुक जाए नवल जी, सुन तो लें, थोड़ा तो बोलने सच्चाई सुनते ही दें। उछलने लगते हैं। अरे आप भी तो जानना चाह रहे हैं कि एनडीए के घर में क्या चल रहा है। अगर जानना चाहते हैं तो बोलने दीजिए अजय आलोक जी को। आपके यहाँ तो डिप्टी सीएम का पद और सीएम का पद तय हो ही गया है। अजय आलोक जी को बताने दीजिए अब इनके यहाँ कहाँ कौन कौन सा पद जा रहा है। अब थोड़ा सा साइलेंस, आवाज डाउन, बोले अजय आलोक जी। देखिए हमारा गठबंधन बहुत आपसी सहयोग का है और एक दूसरे से विश्वास करने वाला है। 2020 की गलतियों के बाद सबने सबक सीखा, सब एक साथ मिलकर आए। 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा, परिणाम आपके सामने है। 75% हमारा स्ट्राइक रेट था और उसी के तहत ये स्ट्राइक रेट 75 की जगह अब 90 जाएगा। हमारा प्रयास इसी पर है क्योंकि हमारा टारगेट है 2025 225। तो उसी के तहत हम सब काम कर रहे हैं। अब बहुत सौहार्दपूर्ण में बातें हो रही हैं और निश्चित तौर पे मुझे लगता है परसों से हम कैंडिडेट अनाउंस करना शुरू कर देंगे। सीट शेयरिंग तो छोड़ दीजिए, परसों तक हमारी लिस्ट निकलनी शुरू हो जाएगी कैंडिडेट की, क्योंकि परसों से नामांकन शुरू हो जाएगा। देखिए उन्होंने तो बड़ा दावा 10 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा, 9 की रात या 10 को हमारी पहली लिस्ट आउट होगी। हाँ नहीं सर, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा अजय आलोक जी क्योंकि मैं नहीं, आपकी पार्टी के, आपके गठबंधन के लोग ही अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। एलजेपी का नया दावा है कि 22 से कम सीटें मिली तो हमारे लिए तमाम जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। हमने 2020 में भी करके दिखाया था और हम फिर करके दिखा देंगे। देखिए पता नहीं एलजेपी से किसने ये बयान दिया है, क्योंकि मेरी भी जानकारी के अनुसार 2 घंटे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी, विनोद तावड़े जी और चिराग पासवान जी की तीनों की बैठक हुई है और तीनों ने बयान दिया है कि नहीं, बातचीत बहुत अच्छे दौर से हुई है, बहुत जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। अभी एलजेपी में पता नहीं विघ्नकर्ता कौन आ गया, ऐसा बयान दे गया कि 22 से कम। 22 की तो बात भी नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि सुबह से तमाम चैनल चला रहे हैं। बीजेपी 25 देने को तैयार है, चिराग 40 मांग रहे हैं। 22 का ये आंकड़ा कहाँ से आया? तो ये देखिए चुनाव में जब तक फाइनल नहीं हो जाता है ना, तो ये कयासों का दौर, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश, ये तमाम लोग करते रहते हैं। तो चलिए होने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप वेट कीजिए, संयुक्त ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीटों की संख्या, सीटों के नाम सबसे पहले डिक्लेयर होंगे, उसके बाद तमाम लोग अपने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर शुरू कर देंगे। ठीक है तहसीन जी, समझ आ गया, अब लड़ाई करने की कहां बात है। अब तो हमारे सेनापति पांचों तरीके से पांडवों की तरह चढ़ाई करेंगे, इन कौरवों का नाश करेंगे। तहसीन जी सुन लिया आपने, यहाँ तो कैंडिडेट घोषणा करने की बात हो रही है, या तो बहुत जल्द कैंडिडेट्स उतार दिए जाएंगे और आपके तो जो गठबंधन के साथी हैं वो यही बताने में लगे कि कौन कितना मजबूत है, कांग्रेस का कितना रेलेवेंस है, कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, कौन डिप्टी है और कौन सीएम है। थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जैसे अजय भाई ने कहा कि हम कैंडिडेट्स उतारेंगे, बिल्कुल, तो हम भी उतारेंगे ना, किसी ने कहा हम नहीं उतारेंगे, हम भी उतारेंगे। वक्त आने पर सब चीज होगा, वक्त आएगा सब चीज होगा। बट जो चीज अभी हुआ ही नहीं उसी का क्रेडिट ले रही है भाजपा, तो लेने दीजिए। ये भाजपा यही करती, जो की नहीं उसका क्रेडिट लेने का काम करती है। अब सत्य प्रकाश जी ने कहा, अरे देखिए लैंटर्न निकालते बिजली देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा। आपको बता दूं, क्या देश में प्रगति सिर्फ बिहार में हुई है, पूरे देश में हुआ पहली बात? और जो बिहार में प्रगति हुआ, क्या देश के मुकाबले वो बड़ा है या कम हुआ है पिछले 20 सालों में? इसका आंकड़ा मैं बता देता हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कमेटी बनाई थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। और प्राची जी आप आपके लैपटॉप पे चेक करना, 2005 में भी बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे कम था, आज भी बिहार सबसे कम है। बिजली के कंजम्पशन में आज भी बिहार सारे बड़े राज्यों में कम है, तब भी वो सबसे कम था। जो बड़ा है वो तो ऑब्वियसली नेचुरली बड़ा है, देश के अंदर बड़ा है तो बिहार का बड़ा है। पर क्या बिहार ने ऐसी कोई प्रगति की जिसने उसमें देश के किसी एवरेज को उसने पार किया? नहीं। 20 सालों में जो हाल बिहार में लोगों का हुआ, मुझे आपके शो पे आने का सौभाग्य मिलता है प्राची जी। हॉस्पिटल के अंदर फायरिंग, महिलाओं का किडनैपिंग। आदरणीय नीतीश कुमार जी को अगर याद हो कि कल वो किस इनॉग्रेशन में गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उनके कौन से मिनिस्टर्स है और मिनिस्टर्स के पास कौन सा विभाग है उनको पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया। हर व्यक्ति जो उस कुर्सी पर बैठता है
चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो या मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, वो कोई ना कोई काम करता है अच्छा। लेकिन जो वो कर सकते थे 2005 के अंदर, क्या आज वो कर सकते हैं? आज क्या वो उनकी वो स्थिति है? और क्या बिहार उस रफ्तार से प्रगति कर रहा है, ये हमें देखना है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पलायन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहता है बिहार में होता है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार के अंदर है, हेल्थ इंडेक्स में सबसे कमजोर बिहार के अंदर है। अगर ये सारे आंकड़े खराब है और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है हम एक नया बिहार करेंगे, एक विकसित बिहार करेंगे, एक ऐसा बिहार जिसके अंदर बिहार के लोग आकर यहां पर मेहनत करते हैं, उनको तहसीन जी आप मुद्दे गिनाइए, कोई जवाब नहीं है। आप पैदल चलिए, आप वोट अधिकार यात्रा निकालिए, आप बाइक से चलिए, राहुल गांधी कुछ भी कर लें, तेजस्वी यादव नंबर जरूर काटेंगे इस बार आपके। देखिए प्राची जी, अगर तेजस्वी जी को लगता है कि उनकी पार्टी बड़ी पार्टी और वाकई उनकी पार्टी बड़ी पार्टी, तो उनका अधिकार है वो बार्गेनिंग करे। अगर कांग्रेस को लगता है उनको 70 से ज्यादा सीट पर लड़ना चाहिए, उनका अधिकार है। ये दो पॉलिटिकल पार्टी क्या बातचीत करना गलत है? मुझे बताया प्राची जी, अब जो ना बातचीत करना गलत नहीं है, आपने सुना होगा तहसीन जी अभी सहनी साहब क्या कह रहे थे। अब वो तो आपके गठबंधन का हिस्सा है, वो तो कांग्रेस को सीधा सीधा आईना दिखा रहे थे। बार्गेनिंग आप वहां कर रहे हैं जहां आपका स्टेक बिहार में कितना है, इसी को लेकर क्वेश्चन उठा रहे हैं आपके साथी। देखिए प्राची जी, उनका अधिकार है करना, डेमोक्रेसी में अधिकार है करना। उनको अगर पब्लिक स्टेटमेंट देना है वो दे सकते, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। हमारी राजनीति जो है इतनी ट्रांसपेरेंट है कि कि नवल जी और मैं आकर आपके सामने आवाम के सामने बोल सकते, हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लोग हैं। तो काहे सीएम का नाम छिपा कर रखे हैं अभी तक? हम पर्दे के पीछे कुछ नहीं करते। जी तो सीएम का नाम काहे छिपा कर रखे हैं अब तक? जब भी कांग्रेस के नेताओं से सवाल करें तो गोलमोल जवाब देते हैं। कोई गोलमोल जवाब नहीं है। मैं आपको बताता हूं, तेजस्वी यादव आरजेडी के कैंडिडेट है। जो पार्टी अगर हमारी सरकार बनेगी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपको भी लगता है कि महागठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी, वहां के विधायक चुनेंगे जो मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लगने को क्या है तहसीन जी? मुकेश सहनी को लग रहा है वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव को लग रहा है वो सीएम बनेंगे, राहुल गांधी को लग रहा है कि उन्हें 50 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। अब जब मिल जाए तो बात करिएगा ना। एक काउंटर अजय आलोक जी इस पर दे दीजिए। आप कैंडिडेट घोषित करने की बात कर रहे हैं, महागठबंधन तो आपसे आगे निकल गया। यहाँ तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, कौन डिप्टी होगा, कौन सीएम होगा, सब तय करके बैठे हैं। ये वो तो 1.5 साल से तय करके बैठे हुए हैं। सुना नहीं आपने उनकी बात सन ऑफ मल्लाह की, कि पहले ही तय हो गया था 1.5 साल पहले कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तो पहले ही तय करके बैठा। तो हवा में पीएम कब से, 10 साल से पीएम प्रधानमंत्री कोई बन गया है, ऐसे ऐसे करता है 99 सीट जीत के। तो ये सब विभाग और डेलीरियम में रहने की तो आदत हो गई है ना 2014 के मई के बाद से। तहसीन भाई एक आंकड़ा मैं भी दे देता हूं आपको। 2004-05 में पर कैपिटा इनकम इंडिया की थी 72,389 रुपए, 72,389। 2014 में ये बढ़ के गई 72,000 से हुई 86,000, मतलब सिर्फ 14,000 बढ़ा पर कैपिटा इनकम। आज खैर हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम 2,28,000 है। ये हुआ हिंदुस्तान, आपके 10 साल में और हमारे 10 साल में फर्क। अब बिहार का करते हैं। 2004-05 में बिहार 8,800 था और आज 68,000 है पर कैपिटा इनकम, 8 गुना बढ़ा। तो जो भी आंकड़े निकालिए बिहार की 2004-05 की स्थिति से आज की स्थिति में निकालिए कि किस तरह से कब्र में डाल दिया था बिहार को इन लोगों ने, उसके पहले कांग्रेस ने। बिहार तो अब अपनी नींव पे खड़ा हुआ है। इस नींव पे खड़े होते हुए बिहार को देख के आपको जलन होता है क्या? वापस कब्र में ठेलना चाहते हैं? नहीं होगा ऐसा। ठीक, एक लंबी छलांग लेने के लिए बिहार तैयार है और वो छलांग हम लेंगे। अब देखिए आंकड़ों की बात हो रही है। देखिए एक सेकंड तहसीन जी, बस आंकड़ों की बात हो रही है तो बस मुझे अनुकृति जी को बीच में लाने दीजिए। इनके नेता ही सबसे ज्यादा आंकड़ों की बात करें, फिर मैं आ रही हूँ। सत्यप्रकाश जी आप जवाब दे दीजिएगा भाई। नहीं हो सकता है भाई। मैं बिल्कुल आ रही हूँ, मैं बिल्कुल आ रही हूँ अनुकृति जी, आप ही के पास आ रही हूँ। सबसे ज्यादा आंकड़े तो आप ही के नेता ने बिहार चुनाव में दिए, लेकिन देखिए चुनाव नजदीक आते आते आप लोगों ने भी अपने रंग दिखा दिए। आपने भी बता दिया कि आपका वोट बैंक क्या है, कितने हिंदू आपको मिलने वाले हैं और कितने मुसलमान आपको मिलने वाले हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है प्राची जी? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और बाकी सारे प्रवक्ताओं को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे बड़ी बात ये है प्राची जी कि ये जो बेसिक डिफरेंस है ना, जो फर्क है हमारी भाषा में, सबसे पहले मैं उसको जरा यहाँ पे रखना चाहूंगी। ये सब अपने आप को मोहरे और बिहार को शतरंज की बिसात समझ के बात कर रहे हैं। हम लोगों की पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग कर रही है बिहार की जनता के साथ। इसलिए हमारे अंदर एक सच की ताकत है
और ये जो डेटा की बात इतनी सारी अभी गिनाई जा रही थी ना, सॉरी बिकॉज मैं लालू जी के राज में भी बड़ी हुई हूँ और नीतीश जी का भी इनिशियल ईयर्स मैंने देखा और बहुत अप्रिशिएट भी किया, और उसके बाद जो भ्रष्टतम अधिकारी जंगल राज हो गया है उसको भी मैं झेल रही हूँ। ऐसा है कि 2022 जो है उसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, हाईएस्ट क्राइम्स इन बिहार 2022 में हुए थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, जहां जंगल राज हम कहते हैं, उसके कंपैरिजन में 2015 के बाद 107% क्राइम बढ़ा है। तो इसलिए ये तो इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि जेडीयू और भाजपा की सरकार में बिहार बहुत ही सुरक्षित और सक्षम हो गया था, वरना 60,000 अभी पर कैपिटा इनकम हमारी नहीं होती। और अभी तो तहसीन जी ने सारे ऑलरेडी आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सब बता दिया, तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि ये बात सारी जग जाहिर बातें हैं। और नहीं, आज तो आप अपने नेता के बारे में बताइए अनुकृति जी। मैंने बिल्कुल सही समझा और मैंने बिल्कुल सही सुना। आप कहिएगा तो आपके नेता का बयान मैं आपको भी सुना दूंगी। मैं यही कह रही हूँ, अलग राजनीति की बात करते करते आप भी तो सेम पिच पर आकर खड़े हो गए ना। जहाँ बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस ये सब जैसी राजनीति करते हैं ऐसी राजनीति आप भी कर रहे हैं। अब जब 15 से 18% किसी कम्युनिटी की जनसंख्या है, उसको क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? क्यों आरजेडी आज तक डेप्यूटी सीएम के रूप में एक मुसलमान का नाम नहीं घोषित कर पाई? जो अगर मुसलमानों को कह रही है जनसुराज की 40 सीटें आपको मिलेंगी, इसमें कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, आपकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको प्रतिनिधि बनाया जाएगा। देखिए, अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं अनुकृति जी, और अभी से आप लोगों ने अपना स्टैंड बदल दिया। भाई मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए। मुझे याद है आप ही के नेता प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम घूम कर ही कह रहे थे ना, जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, शिक्षा पर वोट डालना। और आप आज बैठकर मुझे जनसंख्या भी गिना रही हैं और प्रतिनिधित्व की बात भी कर रही हैं। बिल्कुल तो क्या जान गए आप कि बिहार में वोट चाहिए तो धर्म और जाति की बात करनी ही पड़ेगी? नहीं प्राची जी, मैं आपको करेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ये बात कि मुसलमानों को और महिलाओं को उनके पॉपुलेशन के अनुसार रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये बात 3 साल से कह रही है जनसुराज, शुरू में अभियान के तौर पे और पिछले साल से पार्टी के तौर पे। 3 साल से ये बात कह रहे हैं हम लोग, और अभी भी धर्म और जाति का समीकरण कहीं नहीं आया है हमारे यहाँ पे। प्रत्याशियों की अभी आपने बैठकर पॉपुलेशन भी बताई है, अभी आपने बैठकर समीकरण भी बताए हैं। क्यों नहीं प्रतिनिधि? ना तहसीन जी ने बताया, ना सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने बताया, और ना अजय आलोक जी ने बताया, जिन पर आप आरोप लगाते हैं। तो बदले के जनाब आप भी नजर आते हैं। सत्यप्रकाश जी, जवाब मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व अपने बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए अनुकृति जी। अब मैं जवाब ले लूं सत्यप्रकाश मिश्रा जी से। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक तो आपकी सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, और दूसरा विपक्षी गठबंधन की नजर इस बात पर है कि चिराग पासवान जी के साथ कितनी बैठक हो रही है, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, और केसी त्यागी जी कह रहे हैं हमारा और बीजेपी का तो हो गया, अब देखिए बाकी सब नेताओं से बात चल रही है। लगा ना ऐसा कि बस यही दो हैं बड़े। नजर हम पे रखे, हम उनके नजर का स्वागत करते हैं। अब सवाल आता है कि ये तहसीन जी ने कुछ डेटा दे दिया, कुछ बातें अनुकृति जी ने बताई कि वो लालू जी के समय में भी थी, बड़ी हो रही थी, और नीतीश जी के भी समय में थी। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, यहां से पीके साहब से मिलिएगा तो कहिएगा, जिस सड़क पे निकल के पीके गांव गांव घूम रहे थे ना, वो सड़क नहीं था बिहार में। बड़े विषम परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी ने बिहार को, उजड़े बिहार को, जहां जाति नरसंहार था, सांसदों की हत्या होती थी, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे चंद्रशेखर, उनको गोली मार दी गई सीवान में भाषण देते समय, तेजाब में जला दिया जाता था, अपहरण उद्योग पटना में से तय होता था सीएम हाउस से। उस विषम परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार को बाहर लाया है ना, उसमें पहली बार महिलाओं को पंचायत में बैठने का मौका आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया। प्रशांत जी तो हमारी ही पार्टी में आए थे यही सोच करके कि ये मॉडल बड़ा अच्छा है, जदयू में रहेंगे तो कुछ राजनीति अच्छा करेंगे। जिम्मेदारी दी उनको नीतीश जी ने, कुछ काम करिए विकास का, वो जिम्मेदारी पसंद थी नहीं। ये बीच में नहीं, आप बहुत आराम से बोल रहे थे, मैंने आपको सुना है। सब करते हैं तो हम करके दिखाते हैं, गाल नहीं बजाते हैं, हम लोग करके दिखाते। ये बीच में आप बोले ना, मतलब मैं सच बोल रहा था तो आप बीच में आ गए। मैं कभी किसी के बीच नहीं बोलता। अनुकृति जी, ये व्यवहार पहले ठीक करिए, अभी आप नई प्रवक्ता है, पहले व्यवहार ठीक करिए। अनुकृति जी रुक जा। मैं किसी के बीच नहीं बोलता,
नीतीश जी का वो विजन था कि महिलाओं को 50% आरक्षण देश में पहली बार पंचायत में मिला, ये नीतीश जी ने किया। उसके बाद अलग अलग राज्यों ने उस मॉडल को फॉलो किया। बिहार पहला ऐसा राज्य बना देश में जिसके हर गांव के हर घर में बिजली पहुंची। ये पहला राज्य है बिहार जहां 29% महिलाएं आज पुलिस में नौकरी कर रही हैं। ये बिहार का मॉडल है। तो आप बिहार के मॉडल में एक चीज और बता देते, तहसीन जी बता रहे थे, 6 या अनुकृति जी सच बोलने में अगर इतना तीखा लग रहा है आपको तो फिर बाद में आप अपनी बात रख लीजिएगा, ये सच का हमला होगा। 6 मेडिकल कॉलेज टुटपुंजिया छोड़कर गए थे लालू प्रसाद और कांग्रेस की सरकार। 12 मेडिकल कॉलेज बनाया, 21 निर्माणाधीन है और 6 मेडिकल कॉलेज की 7 की मंजूरी आनी है। तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा पर मात्र 4400 करोड़ का बजट था, आज 60,000 करोड़ का बजट शिक्षा में दिया। अभी सुना अनुकृति जी, प्लीज, दिस इज नॉट फेयर, एवरी नाउ एंड देन यू आर जंपिंग। नहीं गलत, ये ठीक नहीं। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। आपकी बारी, ये पहले फेडर डाउन कराइए। आपकी बारी आई, बोलिएगा। अनुकृति जी, नहीं, ये सच की फाइल जब खोल रहा हूं ना, अभी पीके पर आऊंगा, पीके पर। तो ये बिहार को विषम परिस्थिति में जब नीतीश कुमार ने चुनौती पूर्वक लेते हुए हाथ में लिया तो पहली बार बिहार 11.3% के दर से बढ़ा 5 साल। वो देश में पहला ऐसा राज्य बना जो सर्वाधिक विकास दर ले गया। उसके बाद दूसरे पायदान पे आया दूसरे टर्म में, अभी चौथे टर्म में नीतीश जी, पढ़ लीजिए जाके अनुकृति जी, बिहार चौथे पायदान पे है विकास दर में देश में। 14.5% विकास दर है बिहार का। तो विकास दर उसी का तेज होता है जो राज्य तेजी से विकसित कर रहा होता है। एक आखिरी लाइन, पीके साहब जिस गांव में घूमे थे ना, लालू जी के राज में उस गांव में घूम नहीं पाते, रात में रास्ते में पहुंच नहीं पाते, सड़क नहीं था, पुल क्रॉस नहीं कर पाते। तो बिहार में जब बाहर आई तो पीके पहले हमारी पार्टी में आए, वहां सपना पूरा नहीं हुआ तो अटक भटक के कहीं अटक गए हैं। नवल तो झूठ का पुलिंदा बंद करिए। सारे इशारे भी कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन बस मेरा एक ही सवाल था सत्यप्रकाश जी, बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा। मैं किसी का, एक मिनट प्राची जी पहले कंफर्म कीजिए, मैं किसी के बीच नहीं बोला, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कम से कम ये तो मेरे शो पर कंफर्म कर दीजिए कि जेडीयू बीजेपी कौन है बड़ा भाई, बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा? आप एक इतिहास देखिए, जनता दल यूनाइटेड, अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने एनडीए बनाया। एक समान साथी व्यवहार से हर एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा सम्मानित दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम दोनों उन दिनों के साथी हैं जब 74 के आंदोलन में कूदे थे, देश में सरकार बनी थी। अच्छा, कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई मीडिया ने डाला है। हम लोग एक गठबंधन में समान दल है, साथी हैं, एक दूसरे के साथ बनना भी पड़ा तो बन जाइएगा ना, छोटा भाई बनना भी पड़ा तो बन जाइएगा। नहीं है, ऐसा है नहीं। नीतीश जी का जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी करते हैं देश में, वो शायद ही कोई करता हो। नीतीश जी भी उनको सम्मान देते हैं। नवल जी, यहाँ तो आप एक दूसरे के बारे में, आपके नेता किसका कितना स्टेक है ये बता रहे हैं, और ये देखिए एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे कौन छोटा कौन बड़ा, सब समान है इनके यहाँ। अरे प्राची जी, जिनके साथ ये रहते हैं ना, वो झूठ बोलते ही नहीं है, झूठ सिखाते भी हैं। झूठ बोलते ही नहीं है, झूठ सिखाते भी हैं। ये दिन रात झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि 2014 के बाद आज़ादी आई। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि 2005 के बाद सड़क आई। इनके नेता ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि महिला 2005 के पहले कपड़ा ही नहीं पहनती थी, बिहार में चलती ही नहीं थी। ये वैसे बेशर्म लोग हैं जो कि पूरे बिहार को बदनाम करते हैं। जिस तरह का हाल इन्होंने किया पिछले 20 साल में, वो पूरा देश जानता है। सबसे बड़ा पलायन का प्रदेश यहाँ पर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे है, उद्योग जीरो है। अभी भी बिहार में जो 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री है वो लालू जी ने अपने कार्यकाल में दिया। इनको शर्म भी नहीं आती है, एक बार नाम भी नहीं बोल सकते हैं। लालू जी ने जिस समय जन का राज स्थापित किया उसको लोग जंगल राज कहते हैं। यही तो इनकी समझ है। जो यहाँ पर लोगों को आवाज मिलता है, सदियों से जो रोटी जल रहा था एक तरफ, उसको उन्होंने पलटा, तो बात ही नहीं करते हैं। जातीय जनगणना, जातीय सर्वे किसने कराया? 2022 में जब हम आए तब हमने कराया। जो 75% 50% का सीलिंग। अच्छा ठीक है नवल किशोर जी, आप लालू राज की 5 उपलब्धियां मुझे जरूर गिना दीजिएगा। कौन सी उपलब्धियां आप गिनाएंगे? मैं तो बड़े भाई छोटे भाई पर प्रश्न पूछ रही थी और अजय आलोक जी रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे थे, आप ही बता दीजिए। बस नवल जी कभी दोबारा मिले तो पूछिएगा कि लालू, राबड़ी और कांग्रेस की जो 15 साल की सरकार चली
उसमें बिहार के युवाओं, महिलाओं और मुस्लिम समाज के लिए आएंगे अभी कोई नवल एक किशोर जी। योजना हो विकास के लिए तो पता कीजिए। अच्छा बोलेंगे अजय पूछ अजय लीजिए। अजय आलोक जी, एक योजना नहीं मिलेगा। अजय प्राची आलोक जी, सबकी बिहार नजर को इसी बात पर तबाही है। के रास्ते पर धकेलना, चरवाहा विद्यालय खोलना लालू जी की उपलब्धि कौन बनेगा छोटा और भाई, समाजवाद कौन तो कर्पूरी बनेगा बड़ा ठाकुर लेके भाई? आए थे बिहार में, लालू जी का कोई रोल नहीं है आप उसमें। प्रकाश रुक जाए, बोले अजय आलोक जी, कौन बनेगा बड़ा भाई, कौन बनेगा छोटा भाई? प्राची जी, जी, हमें जी। कोई शौक नहीं है बड़ा भाई छोटा भाई बनने का, हम दोस्त ठीक हैं। बड़ा भाई आजकल रोड पे घूम रहा है बिहार में और बड़ी बहन सिंगापुर में रह रही है और नवल जी को दिख नहीं रहा है, तो हम दोस्ती ठीक है, दोस्त एक साथ मिलके रहेंगे। बड़ा भाई बिहार में रोड पे चला गया ना आजकल बेचारा, हाँ बड़ी बहन भी सिंगापुर से आ नहीं रही है बिहार, चुनाव आ गए हैं। वाणी में कितनी कटुता आ गई है भाई, चुनाव ना हुआ लगता है दुश्मनी हो गई, हारना तय है, काहे की नहीं कटुता ला रहे हो? अगले 30-35 साल यही रहना है, कुछ बदलाव नहीं होगा, बिहार बदलेगा, आपकी दशा दिशा नहीं बदलेगी। और हाँ, अनुकृति जी हैं, बहुत अच्छा है, लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन सब दल का होना चाहिए। पीके साहब आए हैं, पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी करते थे दूसरे के लिए, 250-250 करोड़ रुपए लेके बिहार में आए लड़ने के लिए, अपना पैसा खर्च करके। कहाँ से लाए हैं, कैसे लाए हैं, तो बहुत डिटेल जवाब देंगे ना थोड़ा बाद में, अभी लड़ने दीजिए, कोई बात नहीं। फूलमाला पहनने का किसको शौक नहीं होता है, सबको शौक होता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीके जिंदाबाद, अरे होना चाहिए। 5 करोड़ महीना खर्च कर रहे हैं, जिंदाबाद भी नहीं हो तो गलत बात है। औकात है तो बक्सर से सीट चुनाव लड़ ले, वही के रहने वाले हैं ना, ब्राह्मण जाति से भी आते हैं, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, लड़ ले वहां से जरा, हैसियत पता चल जाएगी। तो इसीलिए लोकतंत्र में सबका स्वागत है, ज्यादा बरबोलापन नहीं होना चाहिए, थोड़ा विनम्र रहिए, अपनी जड़ें जमाइए, आपको शुभकामनाएं हमारी, और आगे बढ़िए। अच्छा सुनिए अनुकृति जी, आप बार बीच में बोल रहे हैं, एक चुनौती दी है बस अजय आलोक जी ने, उसका एक छोटा जवाब दे दीजिए, फिर तहसीन जी आपके पास आ रहे हूँ। वही कह रहे हैं अच्छी बात है, सबका जिंदाबाद, सबके जिंदाबाद होना चाहिए, लेकिन क्या बक्सर से चुनाव लड़ेंगे पीके? जब हमारी सूची आएगी 9 तारीख को बाकायदे बिल्कुल इनको प्रेस पता ही नहीं कॉन्फ्रेंस के लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे। वो सब कुछ दिख जाएगा। और मिश्रा जी को जब ज्यादा पता है तो ये आ जाएं और यही बात कर ले जनसुराज की तरफ से कि क्या पता है क्या नहीं पता है। नहीं, मैं अपनी बारी में बोलता, आपके बारे में नहीं बोलता मैं। पूरी लिस्ट आ रही है 9 आप तारीख लिस्ट को, लेके जो और घूम हर रहे हैं ना, आदमी को ये हर झूठ कुछ का मालूम पुलिंदा है चल जाएगा। आपका। मेरा आपसे एक आग्रह है, और एक ऐसी पार्टी जो एक साल में इतना जनाधार बना लेती है, इसका मतलब ही ये होता है कि बिहार की जनता एंटी इनकम्बेंसी पे पूरी की पूरी जा चुकी है। बिहार की जनता को समझ में आ गया है कि 35 साल में उसका क्या हुआ है, स्पेशली पिछले 20 साल में जो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग घूम रहे हैं। अच्छा ठीक है अनुकृति जी, अभी देखिए चैलेंज आपको क्या कर रहे हैं, सुनिए ना, चैलेंज आपको अभी दिया है अजय आलोक जी ने, इंतजार मुझे सूची का करना होगा। चलिए मैं कर लूंगी, मैं सूची का इंतजार कर लूंगी, बिल्कुल मैं सूची का इंतजार कर लूंगी। उन्होंने तो अभी आपको चैलेंज दिया है, मुझे लगा अपने नेता के बारे में तो शॉर्टी से आप बोल ही सकते हैं। खैर तहसीन पूनावाला जी, देखिए ये तो दोस्त बनकर, अनुकृति जी अब रुक जाए, ये तो दोस्त बनकर चल रहे हैं, देखिए कोई झगड़ा ही नहीं, दोनों कह रहे हैं स्पष्ट, हम में कोई झगड़ा नहीं, हम दोस्त बनकर चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में बड़े भाई की क्या हालत होती है ये सब देख रहे हैं। अच्छी बात है, ये दोस्ती उनकी बनी रहे, जोड़ी बनी रहे, बिहार की जनता को, बिहार की आवाम को मुक्त करे। बिहार की जनता और आवाम इनके फर्जीवाड़ से अब थक गई है। मैं सत्यप्रकाश जी के एक डेटा को आगे लेना चाहता हूँ। अब सत्यप्रकाश जी ने कहा पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज थी, 6 की 6 सरकारी थी। आपने कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए 20 साल नीतीश जी के? आंकड़े देख लेना प्राची जी। 12। आपने 12 नहीं बनाए, 12 बनाए, आपने 9 बनाए, आपने 9 बनाए प्लस, और बाकी के प्राइवेट है, बाकी प्राइवेट है। मैं नाम बोल देता हूँ आपको, भेज दूंगा डेटा, मैं आपको लिस्ट अभी पढ़ते बता देता हूँ। सुनिए जो फंक्शनिंग है, 21 निर्माणाधीन है और 7 को मंजूरी मिल गई है, वो भी बनेगा। मंजूरी मिल गई है और बना नहीं है, 21 निर्माणाधीन है, 12 बनाए, आप बनाए थे, सुनिए ना, 9 बने, आप बनाए थे, 9 बनाए भी पीएमसीएच। अच्छा सुनिए, सत्यप्रकाश जी आपने कहा बीच में नहीं बोलना, आपको मालूम है मुजफ्फरपुर में कैंसर का स्पेशल हॉस्पिटल बना। सत्यप्रकाश जी मैंने झूठ बोलेंगे तो ठीक नहीं, तहसील भाई आप ये गलत करते हैं। मुजफ्फरपुर में कैंसर का भी अस्पताल है और गांव-गांव स्वास्थ्य सुविधाओं का जो मॉडल है, पहले 35 पैसे आता था, आज 11,000 से ज्यादा। गलत बोल रहे हैं बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार के तो है नहीं, इनको पार्टी से लेना है। 11,000 लोग आज स्वास्थ्य सुविधाओं का गांव में लाभ लेते हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। देखिए जो अपने कहते हैं, सुनिए ना डेटा भेज दूंगा सत्यप्रकाश जी, अपने जो अपने कहते हैं वो विरोधी भी कहने लगे हैं
बिहार से कोई लेना देना आपका है नहीं, एक दिन बैठक कर लेंगे, यात्रा कर लेंगे, उससे थोड़ी ना सीटें मिल जाएंगी। एक मिनट प्राची जी, बोले अनुकृति जी को सत्यप्रकाश जी ने कहा कि अगर आप बीच में बोलेंगे यानी आपके पास तर्क नहीं। अब मैं बोला था तो बीच में बोले यानी उनके पास तर्क नहीं। अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। मैं आपके शो पे बिल्कुल मानता हूं कि कांग्रेस एक आरजेडी के मुकाबले कमजोर पार्टी है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन उतना स्ट्रांग है। इसमें क्या गलत है? इसमें ये लोग ऐसे छाती ठोक के बोल रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज इन्होंने डिस्कवर किया, ग्रॉक या गूगल पे जाते। भाई वो सत्य है, वो सत्य है। आरजेडी बड़ी पार्टी है, इसमें कौन सी बड़ी पार्टी? भैया पॉलिटिक्स में है, वो बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी ऑफ कोर्स वो है, तो इसमें कौन सी बात? लेकिन दोनों पार्टी काम करते बिहार को मजबूत करने का काम करेगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तहसीन जी कभी-कभी आप वो कह देते हैं, कभी-कभी आप वो कह देते हैं, तहसीन एक सेकंड, कभी-कभी आप वो कह देते हैं। नहीं प्राची जी, बहुत बड़ी बात है। 1989 में भागलपुर में उतने दंगे में लोग मारे गए जितने पूरे गुजरात दंगे में नहीं मारे गए। आपकी सरकार थी तहसीन जी कांग्रेस की। अच्छा चले ठीक, उस फाइलों पर लगातार बैठे रहे। मुझे मैं उनके लिए कोई योजना सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में